हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज मल्होत्रा IAS अकेडमी। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि कल हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक नए अभियान के बारे में डिस्कस किया था टीवी के ऊपर। वो था आपका आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो आज का हमारा ये टॉपिक जो है उसी अभियान के रिलेटेड है कि हम यहाँ पे जो है आज जो है ब्रीफली डिस्कस करेंगे जो अभी तक के इवेंट्स उसमें हुए हैं, क्योंकि आज शाम को 4 बजे जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन, उन्होंने ब्रीफ किया था कि कौन कौन से आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे, कौन कौन से एरिया में वो जो आपको 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है किस तरह से होगा। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम भारत आपका आत्मनिर्भर अभियान। चलिए, अब सबसे पहले तो अगर हमें ये डिस्कस करना है तो एक चीज़ आपको जान लेनी चाहिए कि भारत ने या इंडिया ने जो हमारा ये 10% क्या है, 10% ऑफ आवर करंट GDP, जो हमारा GDP है उसका 10% मतलब 20 लाख करोड़, करीब करीब 10% ये हमने किस में दिया है, एज अ रिलीफ पैकेज। रिलीफ पैकेज आपको पता है कि आज दुनिया की हर एक कंट्री रिलीफ पैकेज दे रही है। तो इंडिया का अगर आप यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे हमारे पास करीब करीब 15 कंट्रीज़ हैं। तो 15 कंट्रीज़ में अगर हम देखते हैं 15 से 18 कंट्रीज़ हैं यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो भारत जो इंडिया है उसने अपना टोटल GDP का 10% दिया है। अगर वहीं पे यूनाइटेड स्टेट्स का देखा जाए तो उसने 13% दिया है, और वहीं पे अगर जापान का देखा जाए तो उसने 21% दिया है। क्लियर? तो ये आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि आपकी गवर्नमेंट एज़ कम्पेयर टू अदर गवर्नमेंट्स क्या कुछ कर रही है। क्लियर? आगे चलते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जो आपका आत्मनिर्भर भारत अभियान है ये मेनली इन 5 पिलर्स के ऊपर डिपेंड करता है। सेल्फ रिलायंट इंडिया मिशन जो है, 5 पिलर उसके हैं। सबसे पहला पिलर है इकोनॉमी, ठीक। उसके बाद आपका पिलर आता है सेकंड, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके बाद आपका आता है सिस्टम, वो सिस्टम जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, क्योंकि आपको पता है कि अभी हमारे इनिशिएटिव जैसे डिजिटल इंडिया एंड ऑल, पूरी दुनिया जो है, अब अगर हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 की भी बात करते हैं तो वो भी किस बात के लिए बात करते हैं हम, जो आपकी टेक्नोलॉजी ड्रिवन रेवोल्यूशन है। क्लियर? उसके बाद डेमोग्राफी, देन आफ्टर डिमांड। तो ये 5 पिलर्स हैं जिनके ऊपर ये आपका आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है इसको स्टार्ट किया गया है। क्लियर? तो अब देखते हैं कि इस अभियान के अंतर्गत इसके अंडर क्या कुछ चेंजेस किए गए हैं। क्लियर? सबसे पहले आते हैं जी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज। तो दोस्तों, जैसे ही ये कोविड-19 जो है ये स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो आई इस पैकेज के साथ, जिसको बोला गया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज। क्योंकि इस टाइम पे द मोस्ट वर्नेबल जिसको माना जा रहा है सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, वो है आपके पुअर पीपल। ठीक है, आप सबको भी पता है कि बिजनेस ऐसे हिट हुआ है जिसके कारण उनकी सारी की सारी जो रोजगार है गरीब बंदे की, गरीब पुअर पीपल्स की, वो ख़त्म हो चुकी है। तो उसी के लिए आया ये गरीब कल्याण पैकेज। तो इसके अंडर क्या किया गया, सबसे पहले तो ₹1.7 लाख करोड़ ये रिलीफ पैकेज दिया गया इस गरीब कल्याण पैकेज के अंदर। क्लियर? अब इसमें क्या है जी, इसमें सबसे पहले तो हमने क्या किया, 5 kg वीट पर पर्सन पर फैमिली, ये हमने डिसाइड कर दिया कि 5 किलो वीट जो है पर पर्सन पर फैमिली हम नेक्स्ट 3 महीने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट देगी। ठीक है, उसके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा। इससे कितने लोगों को बेनिफिट मिला, करीब करीब 80 करोड़ लोग। ठीक, उसके बाद इसी के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 kg पल्सेस फॉर ईच हाउस होल्ड, यहाँ पे याद रखो, यहाँ पे 1 kg पल्स जो है दाल जो है एक हाउस होल्ड को दी गई है, और वहाँ पे 5 kg वीट पर पर्सन दी गई थी। ठीक है, अगेन दिस इज़ फॉर 3 मंथ्स फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्जेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इससे नहीं लेगी। ठीक है, उसके बाद सेकेंड क्या किया गया, मनरेगा वेज जो है उसको बढ़ा के कहाँ तक कर दिया गया, 202 पर डे। ठीक है, जो पहले थी 182 रुपीज़ पर डे, उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया, 202 रुपये। तो इससे भी देखिए फ्रेंड्स,
आपको देखने में लगेगा कि ये तो बहुत ही छोटे 20 रुपये बढ़ाने से क्या होता है, बट द थिंग इज़ अगर आप देखें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट एक्सचेकर के ऊपर इसका कितना बोझ पड़ता है तो बहुत ही ह्यूज अमाउंट रहती है। क्लियर। और अब देखिए यहाँ पे इससे कितनी फैमिलीज़ को बेनिफिट मिला है, करीब करीब 13.5 करोड़ जो फैमिलीज़ हैं उनको इससे बेनिफिट मिला है। क्लियर। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप लिया गया, कोलेट्रल फ्री लेंडिंग। कोलेट्रल फ्री लेंडिंग किसको, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है हमारे, उनके लिए पहले कितनी थी कोलेट्रल फ्री लेंडिंग, 10 लाख रुपए, इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 20 लाख रुपए। अब वो विदाउट एनी कोलेट्रल कितना पैसा उठा सकते हैं बैंकिंग सिस्टम से, 20 लाख रुपए। क्लियर। और उसके बाद हमने एक बनाया बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर फंड, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर फंड। दोस्तों आप सबको पता है कि जो हमारे इंडिया में एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस है, तो जो हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें मेजॉरिटी ऑफ हमारे वर्कफोर्स जो है वो काम कर रही है। ठीक, तो वो क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड है तो उनके पास कोई भी सेफ्टी मैकेनिज्म नहीं है, उनके पास जैसे हमारे पास पीएफ फंड एंड ऑल ये सब कुछ होता है, उनके पास वो चीज़ें नहीं होती। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बनाया, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शंस वेलफेयर फंड। ये फंड बनाया गया सिर्फ और सिर्फ जो हमारे वर्कर्स हैं उनके रिलीफ फंडिंग के लिए। क्लियर। तो आगे चलते हैं। अब सेकंड नेक्स्ट जो है वो है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली कौन कौन से चेंजेस, कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं, ठीक है, जिससे कि मार्केट में आपको इसका बेनिफिट मिल सके। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस सिचुएशन में, जैसा कि हम पहले हमारे इकोनॉमी के लेक्चर्स में भी डिस्कस करते आए हैं कि ये वो सिचुएशन है जब मार्केट में पैसे की ज़रूरत है। ठीक, तो आरबीआई हर एक ऐसा स्टेप लेगा जिससे मार्केट में पैसे को इन्फ्यूज़ किया जा सके। ठीक है, पैसे को इन्फ्यूज़ करना है मार्केट में, लोगों की जेब में पैसा डालना है। ठीक है, तो आरबीआई ने जितने भी स्टेप्स लिए वो थे मार्केट में पैसे को इन्फ्यूज़ करने के लिए। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो उसने स्टेप लिया, रिडक्शन ऑफ कैश रिजर्व रेशो। उसने जो आरबीआई का नॉर्मली कैश रिजर्व रेशो हमारा 3.5 से 4% का रहता है, जो करंटली 3.5% था, उसको हमने क्या किया है जी, रिड्यूस कर दिया। अब क्योंकि कैश रिजर्व रेशो रिड्यूस हो गया तो बैंकिंग जो सिस्टम है, बैंक्स को पहले जो 3.5% पैसा अपना रखना पड़ता था आरबीआई के पास, अब वो कम हो गया, तो उतना ही बैंकिंग सेक्टर के पास पैसा एक्स्ट्रा है टू लेंड टू द कस्टमर्स, वो मार्केट में उतना पैसा इन्फ्यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड जो स्टेप लिया गया, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। देखिए रेपो ऑपरेशन हमने पढ़ा था पहले भी, शॉर्ट टर्म होते हैं, बट एक हमारे और दूसरे रेपो ऑपरेशंस होते हैं जिसको बोला जाता है लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। ठीक है, तो इससे भी आरबीआई ने क्या किया, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन से कितना पैसा मार्केट में इन्फ्यूज़ किया है, लगभग ये आपका टोटल जो करोड़ रुपीस हैं इसको मार्केट में इन्फ्यूज़ किया गया है विद दिस टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन से। ठीक है, अब इसके बाद ये पैसा कहाँ लग रहा है, आपके कॉरपोरेट बॉन्ड्स में, कमर्शियल पेपर्स, आपके नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। ठीक है, तो ये सारा का सारा पैसा आपका कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है, आपकी इंडस्ट्री को पैसा चाहिए वहाँ पे इन्वेस्ट किया जा रहा है। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या चेंजेस किए गए हैं, द आरबीआई हैज़ इंक्रीज्ड द बैंक्स लिमिट टू बोरो ओवरनाइट। आपको पता है ओवरनाइट फैसिलिटी कौन सी होती है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो अगर आरबीआई इस फैसिलिटी को इंक्रीज कर देगा, लेट से पहले कोई भी बैंक जो है सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ बोरो कर सकता था ओवर द नाइट आरबीआई से, बट अगर आरबीआई इसको इंक्रीज करके कितना कर दे, 5 करोड़, तो क्या होगा, बैंक के पास ज़्यादा पैसा आ गया लैंडिंग के लिए, उतना ही पैसा मार्केट में भी ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो इसीलिए आरबीआई ने ये जो आपकी ओवरनाइट बोरोइंग लिमिट है इसको भी इंक्रीज किया है। क्लियर। उसके बाद स्पेशल रीफाइनांस फैसिलिटी, तो ये भी आपकी जो है टू नाबार्ड, सिडबी एंड एनएचबी। अब देखिए नाबार्ड जो है आपके एग्रीकल्चर सेक्टर को पैसा दे रहा है, सिडबी आपकी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है तो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को पैसा दे रहा है, और आपका नेशनल हाउसिंग फाइनेंस बैंक। तो ये सारे के सारे जितने भी बैंक्स हैं ये आपके रीफाइनेंसर्स हैं, तो इनको पैसा जितना जाएगा उतना ही पैसा स्पेसिफिक सेक्टर्स में जिनको ये हैंडल करते हैं उतना ही पैसा वहाँ पे भी ज़्यादा जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो आपका आरबीआई है इसने कितनी विंडो, 50,000 करोड़ जो है ये रीफाइनेंस फैसिलिटी दी है नाबार्ड, सिडबी एंड एनएचबी को। क्लियर।
और उसके बाद जैसा कि हम सब लोग जानते हैं मोरेटोरियम ऑफ 3 मंथ्स, ठीक है। अब जितनी भी हमारी इंस्टॉलमेंट्स थी, आपने कोई लोन लिया है बैंक से या कुछ भी, तो आरबीआई ने क्या किया था, उस पूरे लोन की जो आप ईएमआई भरते हो हर महीने, उसके लिए 3 मंथ्स मॉरेटोरियम दे दिया था। मतलब क्या हो गया कि आपको 3 महीने कोई भी ईएमआई भरने की ज़रूरत नहीं है, आप 3 महीने के बाद ईएमआई चालू कर सकते हो। बट इन द मीनवाइल आपको जो 3 महीने का प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट है वो ज़रूर लगेगा, बट आपको इन 3 महीनों में नहीं भरना होगा, वो आगे जो टाइम आएगा जब आप ईएमआई स्टार्ट करेंगे अपनी दोबारा, तब आपको भरना होगा। क्लियर? तो ये आपके आरबीआई के मेजर्स हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे बहुत सारे और भी आरबीआई ने मेजर्स लिए हैं छोटे छोटे, बट जो आपसे डिस्कशन लायक थे तो वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर? उसके बाद अब चलते हैं, बारी आती है आपकी एमएसएमई सेक्टर की। और ये जो आपका आज का एड्रेस था जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का 13 मई का, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे एमएसएमई सेक्टर की बात की, और एमएसएमई सेक्टर के लिए उन्होंने टोटल जो है 6 मेजर्स लेने की बात की है, कि उन्होंने 6 ऐसे मेजर्स लिए हैं जो एमएसएमई सेक्टर की हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहले तो अब देखिए, सबसे पहले ₹3 लाख करोड़ कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन्स। वो एमएसएमईज जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं बट दे आर इन डिप्रेस्ड सिचुएशन, उनके लिए कितना पैसा, 3 लाख करोड़ कोलेट्रल फ्री, कोई भी कोलेट्रल लेने की ज़रूरत नहीं है उनको, 3 लाख करोड़ रुपए तक का जो है लोन जो है ऐसी एमएसएमईज को मिलेगा। क्लियर? अब इसके बिना इमरजेंसी क्रेडिट लाइन टू बिजनेस एंड एमएसएमईज फ्रॉम बैंक्स एंड एनबीएफसीज अप टू 20% ऑफ इंटायर आउटस्टैंडिंग, जितना 29 फरवरी 2020 तक उनका क्रेडिट था, आउटस्टैंडिंग क्रेडिट, उसके ऊपर और 20% जो है आपको क्रेडिट, एमरजेंसी क्रेडिट जो है वो दिया जा रहा है। ठीक है? रीज़न बीइंग कि अब पता है कि अभी सिचुएशन क्या है, एमएसएमईज के पास पैसा नहीं है, तो रेदर देन कि वो क्लैप्स कर जाए, उनका जितना आउटस्टैंडिंग है उसके ऊपर अगर आपका आउटस्टैंडिंग 1 करोड़ है तो आपको 20 लाख और जो है लोन की फॉर्म में दिया जा रहा है। ठीक है? बट इसके पीछे एक कंडीशन है, ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं एमएसएमईज को मिलता है जिनके पास बोरोइंग विद अप टू 25 करोड़ आउटस्टैंडिंग, जिनकी एट मैक्स आउटस्टैंडिंग जो है वो 25 करोड़ है, और जिनका बिजनेस जो है वो मिनिमम कितना है जी आपका 100 करोड़। क्लियर? अब ये जो आपको लोन दिया जा रहा है ये है, इसका टेन्योर पीरियड कितना है जी, 4 इयर्स। आपको 4 साल के लिए पैसा मिल रहा है, और आपको इसका मॉरेटोरियम ऑफ 12 मंथ्स ऑन प्रिंसिपल रीपेमेंट। ठीक है? अब इसके बाद भी आपको जो प्रिंसिपल आप वापस करना है उसके ऊपर भी आपको 12 महीने का आपको टाइम गैप दिया जा रहा है। क्लियर? अब यहाँ पे एक चीज़ जो आपको देखने लायक है, एक तो ये 4 इयर्स, सेकेंड ये इंटरेस्ट टू बी कैप्ड, इसमें ऐसा नहीं है कि फ्री इंटरेस्ट रेट है, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट जो होगा फिक्स्ड होगा, आपको एक कैप्ड इंटरेस्ट रेट होगा, उतना ही आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। क्लियर? अब इसके अंडर एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 100% क्रेडिट गारंटी कवर। कोई भी बैंक आपको एमएसएमई को पैसा क्यों देगा जब पहले ही एमएसएमई इतनी बुरी हालात से गुजर रहे हैं? तो उस केस में क्या है, 100% क्रेडिट गारंटी दे रही है कौन, आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बैंक्स और एनबीएफसीज को। ठीक है? और ये जो आपकी स्कीम है, इट कैन बी अवेल्ड बाय 31 अक्टूबर 2020। ठीक है? ये 31 अक्टूबर तक आप अवेल कर सकते हो। इसके अंडर आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 100% जो है क्रेडिट गारंटी कवर दे रही है आपको, और इस क्रेडिट गारंटी के लिए आपको कोई भी इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं पे करना होगा। ठीक है? नो फ्रेश कोलेट्रल एंड नो गारंटी फी। ठीक है? ये कुछ आपको ना तो कोई नया कोलेट्रल देना है, जो भी आपका ऑलरेडी कोलेट्रल बैंक के पास गया हुआ है उसी के ऊपर ही आपको 20% एक्स्ट्रा जो है वो मिलेगा। क्लियर? तो इससे कितने एमएसएमईज बेनिफिट ले रहे हैं, अराउंड 45 लाख यूनिट्स। ठीक? तो चलिए आगे चलते हैं। ये तो वो एमएसएमईज थे जो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, बट अभी वो थोड़ा सा उनको पैसे की ज़रूरत है। अब दूसरा चलते हैं, ऐसे एमएसएमईज जो ऑलरेडी एनपीए और स्ट्रेस्ड एसेट में कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है? अब ऐसे एमएसएमईज को भी बचाना है। देखिए फ्रेंड्स, अभी की सिचुएशन में गवर्नमेंट का मेन मोटिव क्या है, जॉब्स को सेव करना। जॉब को कैसे सेव किया जा सकता है, अगर ये जो आपके एमएसएमई यूनिट्स हैं इनको सेव किया जाए, बिकॉज
मेजॉरिटी ऑफ जो एम्प्लॉयमेंट है इंडिया में वो आपके एग्रीकल्चर देता है, आपके एमएसएमई सेक्टर्स देते हैं। अगर ये सेक्टर बंद होते हैं तो आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है जनरेशन वो काफ़ी ज़्यादा हिट हो सकती है। तो गवर्नमेंट चाहे वो एमएसएमई परफॉर्म अच्छा कर रहा था, चाहे वो एनपीए है, चाहे वो पोटेंशियल एमएसएमई है, सबके लिए गवर्नमेंट ने कोई ना कोई रिलीफ पैकेज दिया है। तो ऐसे एमएसएमईज के लिए जो ऑलरेडी एनपीए है और जो स्ट्रेस्ड एसेट में काउंट किए जाते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट लेके आई है 20,000 करोड़ का सबऑर्डिनेट डेट फॉर स्ट्रेस्ड एमएसएमईज। उनके लिए सबऑर्डिनेट डेट स्कीम लेके आई है गवर्नमेंट 20,000 करोड़ की। ठीक है, अब ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको बता दिया इसके लिए एलिजिबल कौन से एमएसएमईज हैं जो एनपीए और स्ट्रेस्ड एसेट्स में हैं। क्लियर। अब ये किस तरह से काम करेगा, सबऑर्डिनेट डेट है ये, इसके अंडर क्या है, बैंक्स ऑनर को डेट देंगे और जो ऑनर है वो उसको एज अ इक्विटी जो है एमएसएमई में इन्फ्यूज़ करेगा। यहाँ पे देखिए एमएसएमई विल बी गिवन डेट बाय द बैंक्स एंड विच विल देन बी इन्फ्यूज्ड बाय द प्रमोटर एज इक्विटी इन द यूनिट। क्लियर। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा जो आपका सबऑर्डिनेट डेट स्कीम है, मैकेनिज्म है, ये वर्क करेगा। क्लियर। अब इससे कितने एमएसएमईज को फ़ायदा होगा, करीब करीब 2 लाख एमएसएमईज जो हैं जो इससे बेनिफिट लेंगे। क्लियर। अब इसके बाद हमेशा ही जैसे मैंने आपको पहले बताया, पहले वाले केस में क्या था, 100% क्रेडिट गारंटी कौन दे रही है, गवर्नमेंट दे रही है। अब इस केस में क्या है जी, इस केस में आपकी क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज, ये फंड है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 4,000 करोड़ रुपए जो है इसको फंडिंग की है। ये 4,000 करोड़ की फंडिंग ये क्या करेगा, ये आगे जो गारंटी दे रहा है किसको, बैंक्स एंड एनबीएफसीज को। अगर कोई फेलियर होता है, एमएसएमई कल को वापस नहीं कर पाता, तो ये जो आपका फंड है यहाँ से आपको पैसा मिल जाएगा। क्लियर। आगे चलते हैं। अब देखिए सेकंड थी एमएसएमईज कौन सी, जो एनपीए एंड स्ट्रेस थी। थर्ड जो आपकी है वो एमएसएमईज जिनके पास पोटेंशियल है ग्रोथ का इन फ्यूचर। ठीक है, तो ऐसे एमएसएमईज को तो बचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या लेके आई, कॉर्पस ऑफ 10,000 करोड़ फंड। ठीक है, ये 10,000 करोड़ का कॉर्पस जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सैंक्शन किया है ऐसी पोटेंशियल एमएसएमईज के लिए। ठीक, अब ये कैसे काम करेगा, अब इसमें क्या है, जो आपकी पोटेंशियल ये एमएसएमईज हैं, यहाँ पे किसके थ्रू आपको पैसा मिलेगा, फंड ऑफ फंड। ये एक फंड ऑफ फंड बनाया गया है। फंड ऑफ फंड मतलब एक मदर फंड होगा, उसके अंदर सबऑर्डिनेट जिसको डॉटर फंड बोला गया है, कि लेट्स से कि हमने 10,000 करोड़ का मदर फंड बनाया, उसके अंडर हमने सेक्टर वाइज डॉटर फंड बना दिए 2-2 हज़ार करोड़ के। क्लियर। तो 2-2 हज़ार करोड़ के हमने 5 जो है वो फंड बना दिए। क्लियर। तो अब क्या हो गया, जैसे ये 2,000 करोड़ है, सपोज करो एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए हो गया, एमएसएमई के लिए, ये सर्विस सेक्टर का हो गया, या किसी एक सर्विस में भी स्पेसिफिक सेक्टर का हो गया। ठीक है ना, तो इस तरह से काम करेगा। अब यहाँ से पैसा इनको कैसे मिलेगा, ये जो है, ये जो आपका फंड है, ये इनकरेज करेगा एमएसएमईज को टू गेट लिस्टेड ऑन द मेन बोर्ड। कहाँ पे, एक्सचेंज, जो आपकी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वहाँ पे ये जो आपकी एमएसएमईज हैं, पोटेंशियल एमएसएमईज, वो रजिस्टर करेंगी और वहाँ से उनके स्टॉक्स, उनके डेट फंड्स एटसेट्रा वो लोग जो है वो बाय करेंगे या गवर्नमेंट बाय करेगी। क्लियर। तो इस तरह से इन एमएसएमईज में 10,000 करोड़ रुपए जो है वो इन्फ्यूज़ किए जाएंगे। क्लियर। आगे चलते हैं। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, और मान के चलिए यूपीएससी प्री 2020 के लिए सबसे पोटेंशियल क्वेश्चन है, क्योंकि आज तक किसी को क्लैरिटी नहीं हो पा रही थी कि एमएसएमईज की डेफिनेशन क्या है। अगर आप गवर्नमेंट की साइट पे जाते हो तो कुछ और है, अगर आप कहीं और दूसरी किसी गवर्नमेंट की साइट के ऊपर जाते हो तो कुछ और दिया गया है। क्लियर। तो आज हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया कि आज के बाद जो हमारा रिवाइज एमएसएमई क्राइटेरिया होगा वो मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर के लिए सेम होगा। सबसे पहली बात, जो लिमिट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए होंगी वही लिमिट्स जो होंगी आपकी सर्विस सेक्टर के लिए होंगी। क्लियर। तो अब यहाँ पे माइक्रो जो सबसे पहला यूनिट आपको बताया गया, ऐसा यूनिट जिसमें, अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ दी गई है, चेंज किया गया है,
आप एमएसएमई को दोनों तरीके से डिफाइन कर सकते हो, चाहे इन्वेस्टमेंट के तरीके से और चाहे टर्नओवर के तरीके से। क्लियर? अगर तो आप इन्वेस्टमेंट के तरीके से डिफाइन करना चाहते हो तो ऐसी एमएसएमईज जिनमें टोटल इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ या उससे कम है, तो ऐसी एमएसएमईज को आप कहोगे माइक्रो। या दूसरी तरफ ऐसी एमएसएमईज के जिनमें ये टर्नओवर उनकी 5 करोड़ से कम है या 5 करोड़ है, उन एमएसएमईज को हम क्या कहेंगे जी? माइक्रो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये चेंजेस क्यों किए गए? देखिए, सबसे पहले यहाँ पे अगर देखें, जो हमारा पुराना क्राइटेरिया था उसमें क्या है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए कितना है? 25 लाख। सर्विस सेक्टर के लिए माइक्रो की डेफिनेशन कितनी है? 10 लाख। और ये कितने, किसके ऊपर डिपेंडेंट था? इन्वेस्टमेंट के ऊपर सिर्फ। यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब सीन क्या था कि जो आपके ये यूनिट्स थे ये ग्रो ही नहीं करना चाहते थे। रीज़न बीइंग इनको था कि अगर हम ग्रोथ करेंगे तो हमारा जो एमएसएमईज का बेनिफिट हमें मिल रहा है वो नहीं मिलेगा। तो इससे क्या हो रहा था, इनकी कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस जो थी वो कम हो रही थी। ग्लोबल अगर एरेना में हम इसको देख रहे थे तो इनकी कॉम्पिटिशन बहुत निग्लिजिबल ही था, ठीक है। बट अगर हम चाहते हैं आत्मनिर्भर भारत, ठीक, तो सबसे पहले हमें आत्मनिर्भर भारत की जो जड़ें हैं उनको मजबूत करना होगा। वो जड़ें आपकी ये एमएसएमई सेक्टर्स। क्लियर? तो इसीलिए हमें इनको ग्रोथ पोटेंशियल को देखना होगा, वहाँ पे टारगेट करना होगा, हमें इन सारे सेक्टर्स को एफिशिएंट बनाना होगा। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि यार ठीक है, ये एमएसएमईज जो हैं ये नहीं आना चाहते, अपने इनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं ये नहीं छोड़ना चाहते, इसीलिए गवर्नमेंट ने वो एमएसएमईज का दायरा ही बढ़ा दिया। इसीलिए ये 25 लाख से निकाल के इन्वेस्टमेंट कहाँ पर कर दी? 1 करोड़। जो सर्विस के लिए भी कितनी थी पहले? 10 लाख, अब कितनी हो गई? 1 करोड़। क्लियर? तो ये हो गया आपका। अब दूसरा, स्मॉल के लिए क्या चेंजेस किए गए? स्मॉल के लिए अगेन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस के लिए 10 करोड़ तक की जो आपकी इन्वेस्टमेंट है और टर्नओवर जिसकी 50 करोड़ तक की है। क्लियर? तो ऐसी यूनिट्स को क्या बोलेंगे आप? स्मॉल यूनिट्स। और मीडियम यूनिट्स के लिए ऐसी यूनिट्स जिनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 20 करोड़ या उससे कम है और टर्नओवर जो है वो 100 करोड़ या उससे कम है। क्लियर? तो ये बहुत बड़े चेंजेस किए गए हैं फ्रेंड्स, ये इनका दायरा बहुत बढ़ा दिया गया है। जो पहले बड़ी यूनिट्स को फ़ायदे मिलते थे, अब सोच के देखिए 100 करोड़ तक की टर्नओवर तक आप एमएसएमई का फ़ायदा ले सकते हो। क्लियर? तो आज के बाद अगर यूपीएससी आपको पूछता है एमएसएमई की डेफिनेशन, तो ये है हमारी लेटेस्ट डेफिनेशन फ्रेंड्स। इसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे आगे। क्लियर? आगे चलते हैं। अदर इनिशिएटिव्स फॉर एमएसएमई सेक्टर, ठीक है। अब एक और चीज़ कही गई है, देखिए आपने यूनिट्स तो बढ़ा दिए, आपने उनको बेनिफिट्स दे दिए, उनके लिए बिजनेस कैसे क्रिएट करें? तो गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया कि एमएसएमई यूनिट्स के लिए बिजनेस क्रिएट करने का सबसे अच्छा मौका है। उसने क्या किया, जो भी गवर्नमेंट टेंडर्स थे अप टू ₹200 करोड़, जितने भी 200 करोड़ से नीचे के या 200 करोड़ रुपए तक के जितने गवर्नमेंट टेंडर्स थे, आज के बाद वहाँ पे ग्लोबल टेंडर, नो ग्लोबल टेंडर विल बी रिलीज्ड। उसके लिए कोई भी ग्लोबल कॉम्पिटिटर नहीं आएगा मार्केट में। 200 करोड़ तक के सारे टेंडर्स जो हैं वो हम इंडिया में ही उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करेंगे। कोई भी उसके लिए बिडिंग जो है ग्लोबल पार्टनर या ग्लोबल जो भी इंटरप्राइज है वो नहीं कर सकती। इससे क्या होगा, एमएसएमईज का ही काम बढ़ेगा। तो हमने एमएसएमईज को फ़ायदा दिया, उसके साथ साथ हम उनके लिए काम क्रिएट कर रहे हैं। क्लियर? अब सेकेंड जो है, इट विल हेल्प टू इंक्रीज एमएसएमईज देयर बिजनेस, ठीक है। अब दूसरा हमने क्या किया, ई मार्केट लिंकेज। ये ई मार्केट लिंकेज क्या है? अब देखिए ट्रेड फेयर्स चलते हैं, सब कुछ चलता है, बट ड्यू टू दिस कोविड-19 एंड ऑल अब ये पॉसिबल हमें नहीं लग रहा नियर फ्यूचर कुछ टाइम के लिए। तो हमने क्या किया, ई मार्केट लिंकेज, जितने एमएसएमईज हैं उनको ई मार्केट के साथ लिंकअप किया जाए ताकि उनकी एडवर्टीजमेंट एंड उनके बिजनेस को हम बूस्ट कर सकें। क्लियर? और इसके बाद एक और चीज़, हमने ट्रेड रिसीवेबल्स पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में। तो जितनी भी आपकी एमएसएमईज के रिसीवेबल्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी सीपीएसईज हैं, पीएसयूज हैं, वो विद इन 45 डेज वो सारा के सारे जितने भी उनके ड्यूज़ हैं एमएसएमईज के वो क्लियर करेंगे फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड। क्लियर? आगे चलते हैं। अब ये तो था आपका एमएसएमई सेक्टर के साथ। अब दूसरा है प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड में कुछ चेंजेस किए गए हैं फ्रेंड्स। अब देखिए, जो पहले चेंजेस किए गए थे अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, उसमें क्या था कि वो यूनिट्स जिनमें टोटल जो एम्प्लॉई हैं वो आपके 100 से कम है,
वो यूनिट्स जिनमें टोटल एम्प्लॉयज़ 100 से कम है, ऐसे यूनिट्स के लिए एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन जो 12% है और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो 12% है, मतलब कि टोटल कितना हो गया 24% कंट्रीब्यूशन। ये सारा का सारा कंट्रीब्यूशन कौन देगी? आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्लियर? तो ये पहले था 3 महीने के लिए जो आपका था टिल मई, मार्च अप्रैल एंड मई, बट अब उसको आज की प्रेस रिलीज थी उसमें उसको एक्सटेंड करके कितने 3 महीने और उसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं, जून जुलाई एंड अगस्त। दैट मीन्स फॉर 6 मंथ्स टोटल कंट्रीब्यूशन इन प्रोविडेंट फंड जो 24% है वो कौन देगी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऐसे यूनिट्स सिर्फ और सिर्फ उन यूनिट्स के लिए जिनके टोटल एम्प्लॉय जो है वो 100 से कम है। क्लियर? तो अराउंड ये कितना हो गया पैसा, इसमें कितना जा रहा है? अराउंड 2500 करोड़ 2500 करोड़ रुपीस जो है वो इसमें जा रहे हैं, इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, और ये फ़ायदा कितने को देगा? अराउंड 72 लाख एम्प्लॉयज़। क्लियर? आगे चलते हैं। ये तो था उन यूनिट्स के लिए जहाँ पे 100 से कम है। क्लियर? अब इसके बाद आगे देखते हैं ऐसे यूनिट्स जहाँ पे जो उस स्कीम में जो हमने पहले डिस्कस की उसमें कवर नहीं होते, दैट मीन्स जिनके पास मोर देन 100 वर्कर्स हैं। तो ऐसे यूनिट्स के लिए क्या किया जाए? तो ऐसे यूनिट्स को भी बचाना है क्योंकि ये तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे तो 100 से ऊपर है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? उनके लिए गवर्नमेंट ने जो आपका ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन है वो रिड्यूस कर दिया गया। ठीक है, 3 महीने के लिए, नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए अगेन जैसे जून जुलाई एंड अगस्त के लिए वो कंट्रीब्यूशन जो पहले 12% है उसको कितना कर दिया? 10%। ठीक है, 10% फ्रॉम 12%। पहले 12% था, अब कितना देंगे वो? 10%। कौन? प्राइवेट एंटरप्राइजेस। बट यहाँ पे एक चीज़ और की गई है फ्रेंड्स, जो आपके सेंट्रल पीएससीज हैं या आपके स्टेट सेंट्रल और स्टेट जो आपकी यूनिट्स हैं पीएसयूज एंड ऑल, वहाँ पे जो एम्प्लॉयर उनका कंट्रीब्यूशन 12% ही रहेगा। वो सरकारी एंटिटीज़ हैं, वो क्या चाहते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट का ही तो पैसा जा रहा है, तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, जो हमारी एंटरप्राइजेज हैं वहाँ पे एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन तो 12% रहेगा, बट वहाँ का जो एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन है वो ठीक है, एम्प्लॉई का जो कंट्रीब्यूशन है वो जो हमने पहले कहा है 10% होगा। ठीक, तो एम्प्लॉयर 12% ही देगा, बट वहाँ की भी एम्प्लॉयज़ जो हैं वो 10% कंट्रीब्यूट करेंगे। क्लियर? अब ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये स्कीम किन लोगों के लिए है? वो एंटरप्राइजेज जो पिछली एंटरप्राइजेज में गरीब कल्याण योजना वाली एंटरप्राइजेज में कवर नहीं होती। क्लियर? आगे चलते हैं। अब स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम फॉर एनबीएफसीज, हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन एंड जो आपकी एमएफआईज है, फाइनेंस कॉरपोरेशंस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया गया है? इन जो ये आपकी एनबीएफसीज, हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशंस हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगी? थ्रू प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स वो क्या करेगी? इन्वेस्ट करेगी यहाँ पे। ठीक है, अब ये इन्वेस्ट कहाँ पे करेगी? ऐसी एनबीएफसी, आपको पता है कि एनबीएफसी स्ट्रेस में चल रहे हैं। ठीक है, तब अब प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है? सेकेंडरी मार्केट में जो आपके एनबीएफसीज हैं वो अपने डेट बॉन्ड लेके आते हैं। ठीक है, आपका हो सकता है कमर्शियल पेपर लेके आए, वो कुछ भी ऐसा रिलीज़ कर सकते हैं, कोई भी बॉन्ड रिलीज़ करेंगे, तो उस कमर्शियल पेपर, उस बॉन्ड के थ्रू उस एनबीएफसी में पैसा जो है गवर्नमेंट जो है इन्फ्यूज़ करने जा रही है। क्लियर? अब जो भी लोग इन बॉन्ड्स को खरीदेंगे, जैसे आपने खरीदा, मैंने खरीदा, तो हो सकता है कल को वो एनबीएफसी कोलैप्स कर जाए, तो उस डर से बचाने के लिए, इन्वेस्टर को सेव करने के लिए दीज सिक्योरिटीज़ विल बी फुली गारंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप खरीदिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फुल गारंटी है, अगर कल को कुछ भी कोलैप्स होता है, कुछ भी बुरा होता है, तो गवर्नमेंट आपको पूरा पैसा देगी। क्लियर? तो इस तरह से इन एनबीएफसी एंड हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन को पैसा पहुंचेगा। क्लियर? आगे चलते हैं। अब पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम, अब ऐसी एनबीएफसी, देखिए पुरानी ये वाली तो एनबीएफसी वो थी जो पहले अच्छा परफॉर्म कर रही थी, बट थोड़ा सा उनको अभी मार्केट में लिक्विडिटी क्रंच है, बट ऐसी भी एनबीएफसीज हैं जिनकी क्रेडिट रेटिंग बहुत लो है। ठीक है, तो ऐसी एनबीएफसीज जो क्रेडिट रेटिंग जिनकी लो है उनके लिए ये हम लेके आए पार्शियल क्रेडिट गारंटी। पार्शियल क्रेडिट गारंटी, यहाँ पे पीछे देखिए फुल क्रेडिट गारंटी कौन दे रहा था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट यहाँ पे जो है गारंटी क्या है? पार्शियल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? ये जो आपकी स्कीम है
ये यहाँ पे भी सेम जो आपका फंडा होगा कि आपकी एग्जिस्टिंग एक हमारी यहाँ पे दिखा ना 2, तो हमारी एक पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम ऑलरेडी इन सेक्टर्स के लिए चल रही है। तो अब अगेन हम उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, प्राइमरी इशुएंस ऑफ बॉन्ड्स एंड ऑल। ये एंटिटीज़ अपने कमर्शियल पेपर रिलीज़ करेंगे, सब कुछ रिलीज़ करेंगे, तो उसके पीछे क्या होगा, अब पहले जो आपकी पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम थी उसमें ये कमर्शियल पेपर एंड बॉन्ड्स एंड ऑल दीज वर नॉट इंक्लूडेड, बट अब ये जो आपकी 2 पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम आई है उसमें हमने ये सब कुछ इंक्लूड कर दिया। क्लियर। अब हो सकता है यहाँ पे भी लॉस हो, बट इस केस में 20% का जो लॉस होगा, फर्स्ट 20% जो लॉस रहेगा वो कौन बियर करेगा, आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज ए गारंटर। यहाँ पे 100% लॉस बियर नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 20% लॉस कौन आपका बियर कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्लियर। तो ये था आपका ऐसी एनबीएफसीज जो आपकी क्रेडिट रेटिंग जिनकी लो है। आगे चलते हैं। अब डिस्कॉम्स, फ्रेंड्स ये डिस्कॉम्स क्या है, डिस्कॉम्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं। तो आपको पता है कि डिस्कॉम्स के साथ कितने मुद्दे चल रहे हैं, इनके पास लिक्विडिटी क्रंच है, और जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स हैं जो जनरेट कर रही हैं कंपनीज, उनके इतने ज़्यादा एरियर्स हैं, इतने ज़्यादा बिल्स हैं जो डिस्कॉम्स क्लियर नहीं कर पा रहे। अब आपको पता है अगर आपको आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो सबसे पहले आपको चाहिए पावर से ही आप सारी यूनिट्स चलाओगे। अब पावर तभी प्रोड्यूस कर पाओगे जब पावर प्रोड्यूसिंग कंपनीज को अपने पूरे के पूरा पैसा मिलेगा, तभी वो भी एफिशिएंटली काम कर पाएंगी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वन टाइम, याद रखिएगा, वन टाइम इन्फ्यूज़न जो है वो किया है इस सेक्टर में, डिस्कॉम्स के सेक्टर में। उसने कितना पैसा, अराउंड 90,000 करोड़ जो है इन्फ्यूज़ किया गया है। बट ये पैसा एक गारंटी के साथ मिलेगा, क्या, वो स्टेट्स को एक गारंटी देनी होगी कि ये सारा पैसा वो डिस्कॉम्स को देंगे, और वो सारा का सारा डिस्कॉम्स जो है वो जो भी उनके सप्लायर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उनका पूरा एरियर जो है वो क्लियर करेंगे। ऐसा ना हो कि सेंटर ने वहाँ से पैसा भेजा और डिस्कॉम्स ने वो एरियर्स क्लियर नहीं किए, या स्टेट ने वो सारा पैसा वहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं किया। क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज़ और बोली गई है कि डिस्कॉम्स को एफिशिएंट बनाने के लिए, उनको ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए ये सारी डिजिटल पेमेंट्स हम एक्टिव करेंगे, ताकि उनका ऑपरेशनल जो लॉस है वो उसको हम कम कर सकें। ठीक है। लिक्विडिटी, एक और चीज़ कही गई है कि जो भी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स के ड्यूज़ हैं उनको लिक्विफाई किया जाए, मतलब वो उसको क्लियर किया जाए, क्योंकि डिस्कॉम्स के पास ऑलरेडी पैसा नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कहती है, स्टेट्स को जो आपके ड्यूज़ है उसको लिक्विफाई कीजिए। क्लियर। अब एक और चीज़, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर जनरेशन कंपनीज, देखिए 2 तरह की कंपनीज हैं, एक सरकारी है और एक प्राइवेट। जो तो प्राइवेट कंपनीज हैं, डिस्कॉम्स को बोला गया है आप उनको फुल पेमेंट कीजिए। ठीक है। और जो आप बोला गया कि जो गवर्नमेंट जनरेटर कंपनीज हैं कि आप लोग क्या करो, कुछ ना कुछ डिस्कॉम्स को डिस्काउंट दो। ठीक है। और ये जो आप रिबेट दोगे, कौन, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर जनरेटर कंपनीज। ठीक है। ये जो आप रिबेट दोगे डिस्कॉम्स को, इट शुड बी पास्ड ऑन द फाइनल कंज्यूमर, दैट मीन्स इंडस्ट्रियलिस्ट। ठीक है। जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो आपके ये यूनिट्स हैं जो कंज्यूम कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, उनको ये सारा बेनिफिट मिलना चाहिए। क्लियर। आगे है आपका कॉन्ट्रैक्टर्स। तो फ्रेंड्स कॉन्ट्रैक्टर्स को भी अभी आप देखिए, रियल एस्टेट जो बिजनेस है उसको तो सेव करना है, जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी सेव करना है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कहा कि जितने भी हमारे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, चाहे वो रोड कंस्ट्रक्शन के हैं, चाहे वो टनल कंस्ट्रक्शन है, कुछ भी XYZ जो भी आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, तो हर उस प्रोजेक्ट पे 6 मंथ्स का एक्सटेंशन मिल रहा है कॉन्ट्रैक्टर्स को। अगर वो अपनी लिमिट को ब्रीच करते हैं, अगर वो डेडलाइन में पूरा नहीं कर पा रहे, तो अप टू 6 मंथ्स उनसे कोई भी उनके ऊपर पेनल्टी नहीं होगी, कुछ भी ऐसा चार्जेस नहीं होंगे। क्लियर। और सेकंड क्या बोला गया है, क्योंकि इस टाइम पे लिक्विडिटी क्रंच है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, अगर लेट्स से आपका 100 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है और आपने उसमें से 40 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट जो है पूरा कर दिया है, और 60 करोड़ रुपए का जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो पेंडिंग है, तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट एजेंसीज टू पार्शली रिलीज बैंक गारंटीज टू द एक्सटेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आर पार्शली कंप्लीटेड, मतलब आपको 40 करोड़ रुपए गवर्नमेंट जो है वो रिलीज़ कर देगी, ताकि आपका नेक्स्ट जो 60 करोड़ का प्रोजेक्ट है उसको आप एफिशिएंटली प्रोसीड कर सकें। क्लियर। आगे चलते हैं रियल एस्टेट्स के लिए। अब रियल एस्टेट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स
ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ये स्टेट्स को गाइडलाइंस जारी करने वाली है। अब वो गाइडलाइंस क्या है, सबसे पहले तो वो कह रहे हैं जी जो आपका कोविड-19 है ना, इसको एक्ट ऑफ गॉड के अंडर मानिए। एक्ट ऑफ गॉड के अंडर मतलब कि ये भी एक कैलेमिटी है, एक्ट ऑफ गॉड नेचुरल कैलेमिटी है, तो इसके कारण जो रिलीफ बनता है वो सारे के सारे, चाहे वो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, कंस्ट्रक्टर्स हैं, या जो भी इस फील्ड में काम कर रहा है उसको वो सारा का सारा बेनिफिट मिलना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि जो भी रजिस्ट्रेशन है, जो भी आपके प्रोजेक्ट्स की डेडलाइंस थी, उनको आप क्या कीजिए, सो मोटो 6 मंथ्स के लिए एक्सटेंड कर दीजिए। ठीक है, सो मोटो आप 6 मंथ्स के लिए सारी डेडलाइंस जो हैं वो एक्सटेंड कर देंगे, और जो आपके फ्रेश प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है, उनको भी अकॉर्डिंगली वो सर्टिफिकेट जो आप देने वाले हो उसकी भी टाइमलाइन जो है आप अकॉर्डिंगली जो 6 महीने है उसको आप अपडेट कर देंगे। क्लियर, तो ये आपका सारा का सारा रियल स्टेट में, तो जो कॉन्ट्रैक्टर्स और रियल स्टेट का सेम ही सीन है कि सबको 6 महीने की एक्सटेंशन दे दी गई है। क्लियर, आगे चलते हैं। टैक्स सिस्टम, फ्रेंड्स टैक्स सिस्टम के बारे में बोला गया है कि जो आपका TDS है, ये TDS, और जो आपका TCS है, ठीक है, इन दोनों पे अगर पहले आपका 100 रुपये कटते थे, अगर पहले आपका TDS 100 रुपये कटता था, तो अब ये कटेगा 75 रुपीज़। मतलब क्या हो गया, 25 रुपये आपकी पॉकेट में चले गए। ठीक है, आप इसको खर्च कर सकते हो। दैट मीन्स गवर्नमेंट का पर्पज़ तो इस टाइम पे यही है ना कि आपकी जेब में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे रखे जाएं। ठीक है, तो ये है, ये दोनों TDS एंड TCS जो है इनको रिड्यूस कर दिया गया है बाय 25%, नॉट टू 25%। क्लियर, बाय 25%। क्लियर, अब इसके बाद एक और चीज़ कही गई है, ये जो आपकी रिडक्शंस की गई हैं ये अगले साल 31 मार्च 2021 तक वैलिड रहेंगी। क्लियर, और इसके बाद जितने भी TDS आपने पहले फाइल किया है, सब कुछ किया है, तो गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट आपको वो रिफ़ंड करती है अगर वो रिफंडेबल हो। ठीक है, तो ऐसे सारे रिफंड्स किसके लिए, जो आपके चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, नॉन कॉर्पोरेट बिजनेसेस हैं, ठीक है, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, LLP, आपकी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव्स एंड ऑल, इन सब के जो भी पेंडिंग जो बकाए हैं गवर्नमेंट के पास वो सारे के सारे रिलीज़ किए जाएं। ठीक, उसके बाद एक और चीज़, जो इनकम टैक्स रिटर्न की डेट थी आपकी पहले जो जून तक एक्सटेंड की गई थी, अब उसको कितने एक्सटेंड कर दिया गया है फ्रेंड्स, टिल 30 नवंबर 2020। क्लियर, तो ये आपके टैक्स सिस्टम में अपडेशन जो है, लेटेस्ट अपडेशंस की गई हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। क्लियर, तो ये था हमारा फ्रेंड्स आज का लेक्चर, जो आज की अपडेशन थी। और जैसे कि निर्मला सीतारमण जी ने बोला है कि वो हर रोज़ आके कुछ ना कुछ जो भी आपका ये रिलीफ पैकेज है उसके बारे में सेक्टर वाइज वो ब्रीफ करते जाएंगे, तो अकॉर्डिंगली हम भी आपको हर रोज़ आपकी ये रात को 10 बजे जो है आप पूरा का पूरा ब्रीफली उसको इंट्रोड्यूस आपके साथ करेंगे इसी आपकी लेक्चर सीरीज़ के साथ। तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए और स्टे सेफ एट होम। बाय, थैंक यू।